नमस्कार, मैं हूं राजीव। आज हम बात करेंगे बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र की, जिसमें बैंकिंग के साथ साथ एनबीएफसी भी शामिल है, बीएफएसआई जिसे हम संक्षेप में कहते हैं। दरअसल जब कोरोना महामारी का प्रकोप शुरू हुआ, उसके बाद आरबीआई ने पहले 3 महीने का एक मोरेटोरियम दिया था। मोरेटोरियम मतलब ऋण भुगतान का स्थगन, यानी जिनके ऊपर कर्ज है बैंकों का, वित्तीय संस्थाओं का, वो 3 महीने तक अपने कर्ज की ईएमआई, मासिक किस्त जो है वो ना भुगतान करें तो चलेगा। बाद में मई में यह फैसला किया गया कि इस ऋण स्थगन को 3 महीने के लिए और बढ़ाया जाएगा। अब ये मोरेटोरियम अगस्त में खत्म होने वाला है। अगस्त खत्म होने के साथ ही ये मोरेटोरियम भी खत्म हो जाएगा अगर कोई नया फैसला नहीं होता है। और इसके साथ ही बाजार में चिंताएं बढ़ने लगी हैं। चिंता ये कि जब ये मोरेटोरियम खत्म होगा तो फिर बैंकिंग क्षेत्र का, एनबीएफसी कंपनियों का जो एनपीए का स्तर है, डूबे हुए कर्जों का स्तर है, वो अचानक से बहुत तेजी से बढ़ेगा। और इसी वजह से हमने देखा कि शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से बैंकिंग शेयरों को लेकर के खास तौर पे घबराहट बन गई है। बाजार जितना नहीं गिरता, बैंकिंग शेयर उससे ज्यादा गिर जाते हैं। बाजार जितना ऊपर नहीं संभलता, बैंकिंग शेयर उतना नहीं संभल पाते हैं। तो एक चिंता तो साफ तौर पे बाजार में बनने लगी है। अब सवाल यह है कि आगे के लिए एक निवेशक की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस क्षेत्र को लेकर के खास तौर पे अपना नजरिया क्या रखना चाहिए। तो इस बारे में बात करते हैं आज हम एम्बिट के सिद्धार्थ रस्तोगी जी से। सिद्धार्थ, कुल मिलाकर के अभी बीएफएसआई क्षेत्र के लिए नजरिया क्या बन रहा है आपका? धन्यवाद राजीव जी, मुझे निमंत्रण देने के लिए। अगर आप मेरी माने तो हो सकता है अगले 2 से 3 महीने में काफी उठापटक रहेगी आपके वित्तीय क्षेत्र में। तो एनबीएफसी, बीएफएसआई को अगर आप कंप्लीट सेगमेंट को देखें तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे का उतार चढ़ाव दिखने को आएगी। लेकिन अगर मैं 2 साल से 5 साल के क्षेत्र में देखता हूं तो जबरदस्त पैसा बनाने की गुंजाइश है इस क्षेत्र में। और इसके सिर्फ 2 मुख्य कारण हैं। पहला, आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है $3 ट्रिलियन है। अगर आप इसको लाख करोड़ में कन्वर्ट करें तो करीब 220 लाख करोड़ के अराउंड बनती है। आज जो हमारी पूरी एनबीएफसी और बैंकों की लोन है, जितना उन्होंने ऋण दिया हुआ है, वो अगर आप पकड़ें तो करीब 100 से 110 लाख करोड़ तक होता है। तो ऑलमोस्ट 50%, मतलब 50% जो इकोनॉमी का साइज है वो उतना हमारा आउटस्टैंडिंग है प्राइवेट सेक्टर का इस माध्यम से। तो अगर इंडिया की अर्थव्यवस्था को प्रोग्रेस करना है, अगर इंडिया की अर्थव्यवस्था को 7%, 10% तक पहुंचना है, तो बीएफएसआई को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और इंडिया क्योंकि कैपिटल स्टार्व्ड कंट्री है, यहां पे कैपिटल की कमी है, इक्विटी निवेशक जो है धीरे धीरे करके अब डाल रहे हैं, तो इसलिए ऋण या डेट ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, इसलिए डेट की ग्रोथ इनवेरिएबली अच्छी होगी। सो ये तो एक पहला कारण हो गया। दूसरा कारण सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस हिसाब से बैंकिंग में कंसोलिडेशन हो रहा है, अगर आप देखें तो 27 पीएसयू बैंक हुआ करते थे, अब 12 बैंक बचे हैं, 12 पीएसयू बैंक हैं। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखें तो करीब 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, प्लस 45 एमएनसी बैंक्स हैं। तो इनमें काफी ज्यादा गुंजाइश है ग्रोथ की। उसके साथ अगर आप देखें तो शैडो बैंकिंग, जिसको एनबीएफसी कहते हैं, जो फोकस्ड वे में लैंड करती हैं, उनमें बहुत जबरदस्त गुंजाइश है। तो छोटी सी बात, छोटे समय में उठापटक रहेगी, लंबे समय में जबरदस्त पैसा बनने की गुंजाइश है। जी, तो सिद्धार्थ, इस समय क्या बैंकिंग क्षेत्र और एनबीएफसी दोनों को एक टोकरी में रख करके आप चलेंगे या दोनों के लिए अलग अलग नजरिया बनाएंगे अपना? बहुत 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 बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आप दोनों को थोड़ा अलग अलग सेगमेंट में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एनबीएफसी जनरली फोकस्ड मैनर में काम करती हैं। या तो वो होलसेल होती हैं, या रिटेल होती हैं, या हाउसिंग फाइनेंस होती हैं, या फिर माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस होती हैं, माइक्रो फाइनेंस होती हैं। वो फोकस्ड वे में काम करती हैं, जबकि बैंक सारे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होते हैं। तो आप इन दोनों को अलग अलग बकेट्स में रखेंगे। और अगर आप इनमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो
सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर आप देखें तो बैंकों की जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो गवर्नमेंट ने कंजर्वेटिव रेशियोज के बाद बोली है 10.6% बोली है, पीएसयूज की उन्होंने 12.1% बोली है, जबकि एनबीएफसीज के लिए 15% बोली है। तो कुछ एनबीएफसीज जिनकी लायबिलिटी बुक, जिनके जिनके पैसा लेने की क्षमता बहुत जबरदस्त है, जो बटी हुई है रिटेल में, काफी हद तक बटी हुई है, वो एनबीएफसीज अच्छा करेंगी। उसी 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 तरीके से अगर आप देखें तो बैंक्स जिनके पास अच्छी रिटेल एसेट्स हैं, जो मतलब छोटे छोटे लोन्स जिन्होंने ज्यादा दिए हैं, वो ज्यादा अच्छा करने की गुंजाइश रखते हैं। तो दोनों को आप एक समान से नहीं देख सकते, दोनों को अलग अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। जी, लेकिन अगर एनबीएफसी की हम खास तौर पे बात करें, जब से आईएलएनएफएस का संकट उभरा, दीवान हाउसिंग का संकट उभरा, 2 साल होने को आए, अब उसके बाद से इन कंपनियों को संभलने का कोई खास ऐसा मौका ही नहीं मिला, और इसके चलते एक निवेशक के लिए इन पे भरोसा कर पाना कि ये वापस अपने अच्छे दिनों की ओर लौट आएंगी, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब बड़ी हिम्मत चाहिए होगी आपकी सलाह मान के कोई इनमें अगर पैसा लगाना चाहे। बहुत बहुत बढ़िया बात बोली। तो कोविड से पहले एनबीएफसीज ने शायद दो ऐसी चीजें देखी जहां उनके पास मौका था संभलने का। एक तो आपने सही बोला, एक तो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, जहां पे जीएसटी की वजह से थोड़ा सा बिजनेस में रुकावट आई थी, और दूसरा आईएलएफएस। लेकिन कौन सी एनबीएफसीज जीतेंगी? ऐसी एनबीएफसीज जीतेंगी जिनका लायबिलिटी बुक रिटेल है, वो होलसेल पे तवज्जो नहीं देते, जो स्मॉल इन्वेस्टर से एफडी लेते हैं, बॉन्ड्स लेते हैं, ऐसी बुक जो डिपेंडेंट नहीं है म्यूचुअल फंड पे या इंस्टीट्यूशनल फंडिंग पे, ऐसी कंपनियां एनबीएफसीज जो हैं वो जीतेंगी। मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण देता हूं। सबका मानना है कि आप लायबिलिटीज को छोटा रखें, एसेट्स को लंबा रखें, क्योंकि आप जितना लंबे दौर के लिए एसेट देंगे, लोन देंगे, उतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट होगा, और जितने छोटे समय के लिए लायबिलिटी लेंगे उतना आपकी इंटरेस्ट दर कम होगी, तो आपका मार्जिन बढ़ता जाएगा। लेकिन अच्छी एनबीएफसीज वही है और जो जीतेंगी, जो इसका एकदम विपरीत करती हैं, लॉन्ग लायबिलिटीज, शॉर्ट एसेट्स, क्योंकि जब समय खराब आएगा तो उनके पास से वो जो पैसे की छड़ी है वो गुम नहीं हो जाएगी। देखिए सिद्धार्थ, आपकी जो बातें हैं उनका एक मोटा मोटा मतलब ये है कि अगर अर्थव्यवस्था को वापस संभलना है, वापस 7% की सामान्य विकास दर पर भी लौटना है, अगर हम 10% न भी बात करें, बहुत आशावादी हो जाता है वो मामला कि शायद एक डिस्ट्रेस ईयर से शायद अगले साल 10% हो भी जाए, लेकिन नियमित रूप से 10% विकास दर पर पहुंचना एक ऐसा लक्ष्य रहा है जो हम टिकाऊ तरीके से हासिल नहीं कर पाए हैं। लक्ष्य हमारा जरूर है, लेकिन खैर अर्थव्यवस्था को वापस संभलने के लिए यह जरूरी है कि बैंकिंग क्षेत्र और एनबीएफसी क्षेत्र वापस अच्छी तरह संभलें। ये एक प्री कंडीशन के तौर पे हम देख सकते हैं। इसलिए यदि हम ये भारतीय अर्थव्यवस्था पे भरोसा करते हैं तो फिर हमें इस क्षेत्र पर भी भरोसा करना होगा कि इनके माध्यम से ही अर्थव्यवस्था वापस संभलेगी। अब रही बात कि इसमें विनर्स को आप कैसे चुने, आपने कुछ मोटी मोटी बातें उस बारे में भी बताई, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको बड़े साधारण प्रिस्क्रिप्शन की तरह से सामने रखिए, पॉइंटर्स की तरह से, कि एक आम निवेशक फिल्टर कर सके, चुन सके कि हाँ ये कंपनियां इन पैरामीटर्स पे सही बैठेंगी जो विनर्स बन करके निकलेंगी। ऐसा प्रिस्क्रिप्शन मत दीजिए डॉक्टर का जिसको समझने के लिए एक और डॉक्टर की जरूरत पड़े। एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन बताइए जो एक आम मरीज जो है वो खुद अपने सर पर समझ सके। तो आपको 3 सिंपल सी चीजें बताता हूं। पहला चीज, लास्ट 5 साल में ऐसी कंपनियां जिनकी एसेट्स ग्रोथ, लोन बुक ग्रोथ हर साल 10 से 12%, मतलब डबल डिजिट्स में ग्रो हुई है। आप इसको छोड़ दीजिए, इस साल को 20-21 को छोड़ दीजिए, 20-21 के पहले 5 साल जिसमें 10 से 11 से 12% एसेट ग्रोथ, मतलब लोन ग्रोथ हुई है साल प्रति साल। तो पहला तो ये। दूसरा, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, बड़ा सिंपल सा है, आप कहीं पे भी गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 14 से 15% के बीच में पिछले 5 साल के लिए जिन कंपनियों ने डिलीवर किया है। और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या बताता है कि कितना एफिशिएंटली आप अपने लिमिटेड इक्विटी को, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर रहे हैं।
ये तो हो गई दो सबसे बड़ी चीज। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, दोनों साइड, एसेट साइड मतलब लोन साइड और लायबिलिटी साइड, जहां से वो बोरो करती हैं एनबीएफसी, इन दोनों तरफ रिटेल होना जरूरी है। रिटेल इज द की, नो होलसेल। तो आप लोगों से जो पैसा उठा रहे हैं वो भी लो टिकट्स होने चाहिए, मतलब वो कम 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 लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत छोटे 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 टिकट्स दिए हैं, और जिनको आप लेंड कर रहे हैं वो भी रिटेल होने चाहिए। अगर आपने ये तीन चीजों का ध्यान रखा, 99% गुंजाइश है कि आप कम से कम जो उसकी अर्निंग्स पर शेयर की जो ग्रोथ है आपको एनबीएफसी की, जो मेरे हिसाब से कम नहीं तो 14 से 18 के बीच में होनी चाहिए, उतना अगले 2 से 3 साल के अंदर आपको रिटर्न बनना चाहिए। तो जितनी उसकी ईपीएस ग्रोथ होगी उतनी आपकी उसका रिटर्न बनना चाहिए, कंपाउंडिंग 3 साल के अंदर। ये तो रही बात एनबीएफसी की। अगर बैंकिंग सेक्टर के लिए फिल्टर्स हम चुने तो वो क्या होंगे? बैंकिंग सेक्टर के लिए फिल्टर्स बड़े काफी सेम है, बट लेकिन वहां पे आपको आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, आपको थोड़ा सा डाइल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपको देखना पड़ता है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, एसएलआर, सीआरआर, ये सारे आपको रिजर्व्स रखने पड़ते हैं, और बैंकिंग एक पॉइंट के से ज्यादा लेवरेज नहीं कर सकती। इसकी वजह से अगर आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो मैंने आपको 14 से 16% के बीच में बोली थी एनबीएफसी के लिए, अगर आप उसको गिरा करके 12 तक भी लाते हैं तो वो महत्वपूर्ण है। लेकिन बाकी दो जो फैक्टर्स हैं, जो एसेट ग्रोथ, एसेट मतलब जो आपने लोन्स डिसबर्स किए हैं उसकी ग्रोथ 10% होनी चाहिए, 10 से 11% होनी चाहिए। और दूसरा, रिटेल सेगमेंट में कम से कम आपका 40 से 50% एक्सपोजर होना चाहिए। रिटेल सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि रिटेल मतलब होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, व्हीकल लोन्स, नहीं। रिटेल लोन्स एसेंशियली मींस, रिटेल लोन का मतलब होता है एसएमई, एमएसएमई, जो छोटे कारोबारी हैं उनको भी लोन देना, वो रिटेल लोन होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े बड़े जो दिग्गज हैं उनके लोन न दे करके अगर आप रिटेल में लोन डिसबर्स कर रहे हैं तो आपकी गुंजाइश ज्यादा है, जबकि अर्थव्यवस्था नीचे जाएगी, जिससे कि इन लोगों को तकलीफ होगी, तब भी जो उछाल आएगा इन सारी कंपनियों में वो जबरदस्त आएगा, क्योंकि एक बड़ा धक्का इन कंपनियों को नहीं नीचे ले जा सकता। लेकिन चैलेंज क्या है, अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और एक बड़ी कंपनी डूबती है तो आपका शायद 10 से 15% या 20% नेटवर्थ उड़ जाता है। और अगर इतना नेटवर्थ उड़ने से सबसे बड़ी जो चैलेंज आपके सामने पेश आती है कि आप सॉल्वेंट रहेंगे कि नहीं। तो सबसे बड़ी इस पैंडेमिक के समय में और आगे जो जीतना है, उसमें एक चीज आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि पहले आपको सॉल्वेंट रहना पड़ेगा, पहले आपको जिंदा रहना पड़ेगा, तब आप जीतेंगे जी। तो इसलिए रिटेल में अगर थोड़ा सा अगर एनपीए बढ़ भी गया, एमएसएमई में अगर थोड़ा एनपीए बढ़ भी गया, लेकिन अगर आपकी लायबिलिटी फ्रेंचाइज, आपकी लायबिलिटी बुक स्ट्रांग है और वो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग पे रिलाय नहीं करते, म्यूचुअल फंड्स पे रिलाय नहीं करते, बड़े बड़े होलसेल डेट मार्केट पे रिलाय नहीं करते, वो छोटे छोटे आम आदमी से एफडीज लेकर के, बॉन्ड्स लेकर के वो लोन आगे बढ़ाते हैं, वो जीतेंगे, वो जरूर जीतेंगे। हो सकता है जैसा मैंने बोला 3-6 महीने में उठापटक रहेगी, लेकिन वो आगे डेफिनेटली जीतेंगे। जी सिद्धार्थ, मैं समझता हूं कि आपकी अपनी सीमाएं हैं जिनके चलते आप चुनिंदा शहरों के नाम नहीं ले सकते, लेकिन आपने जिस तरह के पैमाने बताए हैं वो बहुत आसान तरीके से, तो मुझे लगता है कि निवेशक अगर उन पैमानों का इस्तेमाल करेंगे, उनके आधार पर फिल्टर करेंगे, तो फिर काफी अच्छे नाम जो हैं वो बैंकिंग क्षेत्र से और बीएफएसआई क्षेत्र से निकाल सकेंगे, जो अगले 3 से 5 साल में विजेता बन करके उभरें और हमारे निवेशकों को एक अच्छा मुनाफा दे सकें। इस बातचीत के लिए सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी मुझे आमंत्रित करने के लिए, और मैं आशा करता हूं कि सब लोग जो अभी खौफजदा हैं, जिनको डर लग रहा है कि बैंकिंग में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ सकती है, एक बात याद रखिए, बिना रिस्क के आपको कभी भी जीत नहीं मिल सकती, स्पेशली इक्विटी मार्केट्स में। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा अगर आप सुझाव लेंगे राजीव जी जैसे मित्रों से, डेफिनेटली आपको बहुत सारा पैसा बनाना है बीएफएसआई सेगमेंट में।